हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। और आप अच्छे से जानते हो, इसके 2 लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से बनी हुई एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 2025-26। तो आपको करना क्या है, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया वो प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, एंड जितना भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। जो कि बेसिक चीज़ें थी है ना, वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो कि हमारा हेडिंग है वैद्युतिक आवेश। अब ये वैद्युतिक आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से कुछ फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जो कि जिस पे बेस आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है ना। तो देखिए, वैद्युतिक आवेश और इलेक्ट्रॉनों, ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉनों, धनात्मक आवेश। जैसा कि जो विद्युतिक आवेश है ना, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है, आप अच्छे से जानते हो। और प्रोटॉनों पर कैसा आवेश होता है, तो धनात्मक आवेश होता है। का वह गुण है, यानी वैद्युतिक आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है जो उनके मध्य लगने वाले विद्युतिक बल को उत्पन्न करता है ना, विद्युत बल को उत्पन्न करता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और एक कूलाम में आवेश कितने होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई? नहीं आई तो एक बार दोबारा बताते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया वैद्युतिक आवेश क्या है। वैद्युतिक आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों, है ना, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और प्रोटॉनों पर धनात्मक आवेश होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो वैद्युतिक आवेश इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का वह गुण है जो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल को उत्पन्न करता है। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें आपस में आएंगी तो अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल होती है ना, प्रतिकर्षित होती हैं। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जो वैद्युतिक आवेश है इसका मात्रक कूलाम होता है। और एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, ये आपसे प्रैक्टिकल और सीबीटी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो एक कूलाम आवेश में 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नोट याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात कर रहा है ना, त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10⁻³ सेंटीमीटर होगी। ये बात आप याद रखेंगे। मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला होता है जिस पर बेस न्यूमेरिकल आता है, तो वो यही फॉर्मूला है, Q बराबर एन ई। आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10-12 में, है ना। तो Q बराबर एन ई एक फॉर्मूला है, जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आपको दे रखे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये तो आप अच्छे से जानते हो ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है और आप ये अच्छे से जानते हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। आपसे अगर आवेश पूछेगा कितने कूलाम आवेश है, तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी होगी, और आप जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो जानते ही हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Q यानी आवेश निकल आएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युतिक आवेश के निम्न 2 मुख्य बिंदु होते हैं। तो वो कौन कौन से बिंदु हैं? पहला है एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। काफ़ी बेसिक बात है, लेकिन यह बात आप अच्छे से जानते हो, है ना। मैंने आपको बताया ही था कि पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैं बात करूँ नेगेटिव नेगेटिव की, तो ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि ये भी सजातीय प्रकृति के हैं। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव या निगेटिव की, है ना, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, है ना, अट्रैक्ट होंगे, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो ये बात आप अच्छे से समझ में आ गई। तो मैंने आपको बताया एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। काफ़ी बेसिक बात थी, एंड आप जानते भी होंगे इसे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन,
जो कि टॉपिक है लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु का संरचना होता है उसका क्या नियम है ना, वो आपको पढ़ना है। तो परमाणुओं में विद्यमान कक्षाओं को KLMNOPQ अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। यानी जो परमाणु है ना, एटम, मैंने आपको एटम स्ट्रक्चर बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना बताया था। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसमें परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और ये अगतिशील है यानी गति नहीं करते हैं ये दोनों, है ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है ना, परिक्रमा करता है। तो परमाणुओं में विद्यमान जो कक्षाएं होंगी ना, उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, KLMNOPQ, इस तरह से हम डिनोट करेंगे, है ना, अक्षरों से व्यक्त करेंगे। इसमें से प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण अगर आपको करना है, यानी इलेक्ट्रॉन बांटना है अगर आपको पहली 4 कक्षाओं में, है ना, प्रथम 4 कक्षाओं में अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है यानी बांटना है, तो 2n² के रूप में आप बांटेंगे, है ना। 2n² नियम के अनुसार आप बांटेंगे, जहाँ n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। अब कैसे बांटना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कक्षा K में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला लगाना है 2n², है ना। तो 2 × n, है ना, n क्या है, कक्षाओं की संख्या है। तो कक्षा कितनी है, कक्षा पहली है ना। इस तरह से चलता है, देखिए, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, है ना, इस तरह से चलता है। तो ये कक्षा कौन सी है, पहली है ना। सबसे पहली कक्षा KLMN, और भी होंगी तो OPQR तक इस तरह से जो है लिखा जाता है। तो पहली कक्षा है तो n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 × 1 का स्क्वायर, है ना, 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना, और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। अब बात करें कक्षा L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। तो कक्षा L आपकी कौन सी है, कक्षा दूसरी है जी, है ना, दूसरी कक्षा है। तो n का मान 2 हो गया, यानी 2 × 2 की पावर 2, 2 × 2 की पावर 2। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है, और 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, 8 आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कक्षा M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने आपको बताया M कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, पहली, दूसरी, तीसरी, है ना। तो तीसरी कक्षा है तो n का मान कितना हो गया, 3, n का मान कितना हो गया, 3। तो 2 × 3 की पावर 2, है ना, 2 × 3 की पावर 2, 2 × 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 की गुणा 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक। इसके बाद कक्षा N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो n कौन सी कक्षा है, 1 2 3 4, 4 भी कक्षा है, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 × 4 की पावर 2, 2 × 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मान कितना होता है, 16 होगा ना। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 × 4, 4 चौक 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है कक्षाओं में कक्षाओं की संख्या निकल जाएगी, है ना, कक्षाओं की संख्या निकल जाएगी। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, काफ़ी बेसिक चीज़ ही है ना, आपको समझ में आ गया होगा जो कि मैंने आपको समझाया, ये इतने बेसिक से जाता है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि है एक समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण कैसे होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब इनकी जो चुंबकीय रेखाएं होंगी वो एक दूसरे से दूर भागेंगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये मिल जाती है ना, यहाँ पर ये मिल जाती यानी चिपक जाती, लेकिन अभी ये दूर दूर भागेंगी। क्यों, क्योंकि सजाती प्रकृति के दोनों आवेश हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे से देख सकते हैं दूर दूर भाग रही है ना, दूर दूर भाग रही हैं। तो ये आपका होता है एक समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब इसके बाद है ना, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियो में। अभी तक देखिए हमने क्या पढ़ा, हम जो है लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे ना। पहला हमने हेडिंग पढ़ लिया है ना, पहला हमने हेडिंग पढ़ लिया और अच्छे से मैंने आपको समझा भी दिया एंड आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी हेडिंग की, है ना। तो दूसरी हेडिंग हमसे क्या कह रही है, इसके बारे में चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं। बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो देखिए दूसरा नंबर आपकी हेडिंग है, किसी कक्षा में 2n² सूत्र के द्वारा निर्धारित की गई संख्या में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने के बाद ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, किसी कक्षा में 2n² सूत्र के द्वारा निर्धारित संख्या में इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने के बाद ही दूसरी कक्षा में जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया, मैंने यहाँ पर आपको बताया, यानी कि ये हमारा कंक्लूजन निकला है, यानी K में हमारे अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L में आपके अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, M में अधिकतम 18 और N में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
अब मान लीजिए मेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, मान लीजिए मेरे पास है 3 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे जो है इलेक्ट्रॉनों को बांटना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 इसमें भर दूंगा और एक बचा एक अगले वाले में भर दूंगा, यानी एल वाली कक्षा में। समझ में आया? इस तरह से आपको बांटना है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो आपने डायरेक्ट इसमें बांट दिया, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये वाला सेल कंप्लीट नहीं होगा, ये वाली कक्षा कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आप इसमें नहीं भर सकते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर ये कंप्लीट हो गई तो डेफिनेटली आप इसमें भर सकते हो। जैसे मान लीजिए 3 की जगह 4 होते मुझ पर इलेक्ट्रॉन, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मैंने इसमें भर दिए, ये तो फुल हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी बच रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें भर सकता हूँ, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद, है ना। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो इसमें आ गए, है ना, 2 तो इसमें आ गए, है ना, फिर भी मेरे पास बचे 8, मैंने इसमें भी भर दिए, लेकिन फिर भी मेरे पास बचे। तो अब जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो मैं इसमें भर सकता हूँ, है ना। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी आपको जो है पूरे तरीके से फुल करना है, यानी कक्षाओं को फुल करना है। जैसे 2 इसमें आ रहे हैं, तो जब तक 2 इसमें नहीं होंगे तब तक आप दूसरे में नहीं भर सकते। अब ऐसा नहीं कि आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और आपने 2 इसमें भर दिए, है ना, 5 इसमें भर दिए, बचे हुए इसमें भर दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक ये दोनों नहीं भर जाते तब तक आप इसमें नहीं भर सकते, है ना। तो यही आपको जो है ये वाली हेडिंग बता रही है, एंड मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, एंड मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो ये हेडिंग आपसे सिंपल इतना ही कहना चाह रही है कि किसी कक्षा में 2n² सूत्र के द्वारा निर्धारित संख्याओं में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण हो जाने के बाद ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर से भी समझाने की कोशिश करी है, ये आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आपका नाभिक और ये आपकी कक्षाएं हैं, है ना। अब देखिए +1 हाइड्रोजन की क्या होती है, +1 होती है ना, +1। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना उसका, तो 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। न्यूट्रॉन 0 होता है, प्रोटॉन 1 हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही रहते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन का तत्व होता है, एलिमेंट, ऑक्सीजन का आप जानते हो कितना होता है, 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसमें कितनी कक्षाएं बन जाएंगी, ये तो आपका नाभिक हो गया, है ना, 2 इसमें आ गए और 6 इसमें आ गए, यानी इसमें कितनी कक्षाएं बन गई, 2 कक्षाएं बन गई, है ना। तो अब देखिए इसमें होगा क्या, न्यूट्रॉन आपका 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका 8 है, प्रोटॉन 8 है, तो यानी यहाँ पर आपके सभी 8 हो जाएंगे। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ज़्यादा बेसिक चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर पे हेडिंग है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। इसका क्या मतलब है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि जो पहली कक्षा होगी उसमें 8 से अधिक यानी 8 से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। हाँ, 8 से कम भर सकते हो, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, है ना। और पहली कक्षा में 18 से अधिक नहीं भर सकते, है ना, 18 से कम ही भर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर ही नई कक्षा का निर्माण होता है। यानी कि अब मान लीजिए ये वाली कक्षा है ना, इसमें 3 है, कितने हैं, 6 हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब मान लीजिए 2 और आगे इसमें, है ना, तो 8 हो गए। 8 पूरे हो जाएंगे, इसके बाद ही नई कक्षा का निर्माण होगा। ये बताना चाह रहा है, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर ही नई कक्षा का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा था। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है जो कि है परमाणु क्रमांक, है ना, एटॉमिक नंबर, जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, एंड छोटी छोटी वीडियोस इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ जिससे कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएँ, है ना। बड़ी वीडियो बना देंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो बस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर कोई डाउट रह गया है इस वीडियो में तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। और चैनल से जुड़ जाइए अगर आप नेक्स्ट लेक्चर पाना चाहते हो तो। ओके, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।